तालियां थोड़ी कमजोर हैं। शायद आपको लगा कि ये अभी थोड़ी देर पहले गए हैं और फिर वापस आ गए, तो अब प्रश्न अलग हैं, पर्सनालिटी अलग है। कुमुद मिश्रा जी हमारे बीच में हैं। कुमुद मिश्रा जी अब इसी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। रीवा के पास चाक घाट जो इलाहाबाद रोड पे है, वहाँ चाक घाट से ठीक पहले एक मोड़ आता है, बघौरा मोड़, वहाँ से दाहिने तरफ एक गांव है अमाओ, मूलतः वहीं के रहने वाले हैं। तो अपने ही मध्य प्रदेश के इस शानदार कलाकार को मैं चाहूँगा जोरदार तालियां होनी चाहिए और तब तक रुकनी नहीं चाहिए जब तक ये ना कह दें कि हाँ इतना प्रेम बहुत है। कुमुद जी की एक्टिंग आपने इस समय लगातार बहुत सारी वेब सीरीज में देखी होंगी, कई फिल्में 2023 में आई हैं। आप इनको देख रहे होंगे कितना शर्मीला व्यक्तित्व है, कितना संकोची है, लेकिन जब आप स्क्रीन पे देखते हैं तो एक अलग पर्सनालिटी दिखती है। सबसे पहले हम आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे। लोगों को जानने की उत्सुकता है कि कुमुद मिश्रा चाक घाट से अपना सफर शुरू करते हैं और मुंबई तक पहुंच जाते हैं। तो चाक घाट में आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई, आपके पिता जो मेरी जानकारी है फौज में थे, फौज के पहले वो रामलीला करते थे, मतलब रामलीला में भाग लेते थे। तो निश्चित रूप से जो एक्टिंग का एक वो तत्व है वो आपको अपने पिता से मिला है। और आपके दादाजी रामचरितमानस का पाठ करते थे, ये भी सही है? तो मैं प्रारंभिक शिक्षा और परिवार के बारे में कि रीवा के उस गांव से और बंबई तक का सफर वो दिमाग में कब आया और आप बनना क्या चाहते थे और बने क्या? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब बहुत लंबी यात्रा है और मेमोरी बहुत कमज़ोर है, यादें बहुत मेरी जो है ना, गांव अमाओ है, वहाँ पैदा हुआ, किसान परिवार था। पिताजी फौज में जाने से पहले पढ़ाई करते थे, पढ़ाई में तेज़ थे, रामलीला करते थे, लेकिन चूंकि मजबूरी थी तो उन्हें घर से भाग करके, उनके फूफा थे, फूफा से उन्होंने 50 रुपए लिए। फूफा किसी स्कूल में, गांव के स्कूल में, रजहा गांव है जहाँ के वो थे, उन्होंने उनको 50 रुपये उस समय दिए और वो भाग करके फ़ौज में भर्ती हो गए, क्योंकि घर चलाना था, बड़ा परिवार था हम लोगों का। और जहाँ तक मुझे याद है, मेरी जो इनिशियल जो शिक्षा हुई है वो गांव के पाठशाला में हुई है। और हमारी जो दादी थी वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी बहुत सालों तक ये मेरे जो चाचा हैं और मेरे पिताजी हैं उनको ये एहसास नहीं होने दिया कि वो पढ़ी लिखी नहीं है। इस भ्रम में वो पढ़ाती रहीं कि उनकी माँ को सब पता है। और एक दिन वो उल्टी किताब लेकर पढ़ रहे थे, अचानक आ गईं, तो वो जो दिए की रोशनी में वो उल्टी किताब खोल ली और पढ़ रहे थे। और दादी को ये एहसास भी नहीं हुआ कि उल्टी किताब लेके पढ़ रहे। तब उनको एहसास हुआ कि इनको तो कुछ आता नहीं है, तब पहली बार उन्हें एहसास हुआ। वैसे करके वो, मतलब वहाँ से मैं निकला हूँ और पिताजी फौज में गए तो उनके साथ फिर मैं जहाँ जहाँ वो गए वहाँ मैं उनके साथ केंद्रीय विद्यालय में इनिशियल पढ़ाई हुई। और मैंने उनको, जो उनका इन्फ्लुएंस है वो असल में मेरे ख्याल से ये है कि वो प्रवचन देते थे और जहाँ भी उनको परफॉर्म करने का मौका मिल जाए तो वो छोड़ते नहीं थे। तो मेरे ख्याल से वो प्रवचन भी उनकी परफॉर्मेंस का हिस्सा था। गुरुद्वारे में जाते थे तो वहाँ भी शुरू हो जाते थे, कहीं भी उनको महफिल दिखे वहाँ शुरू हो जाते थे। वो अंत तक उनके साथ चलता रहा, जब तक उनकी तबीयत ख़राब हुई, रिटायर हो गए, तब तक ये जो कहीं भी परफॉर्मेंस का मौका मिलता नहीं छोड़ते। तो प्रॉब्ली शायद वो पहला इन्फ्लुएंस था मेरे ऊपर और सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस था।
और उसके बाद मैं मिलिट्री स्कूल में चला गया, छोटे में मत बता दूं। और जब मैं वापस भोपाल आया, भोपाल में पिताजी पोस्टेड थे, तो एक वर्कशॉप हो रही थी, थिएटर वर्कशॉप हो रही थी, और उसका फॉर्म पिताजी लेके आए थे। और ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक व्यक्ति जो सिपाही से भर्ती हुआ और हवलदार बना फौज में, एजुकेशन कोर में थे, उनके लिए एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट थी। और इनसिक्योरिटीज़ जो उस समय एक पिता की होती हैं, एक परिवार की होती हैं, वो रही होंगी उनके पास, लेकिन उन्होंने कभी वो मुझ पे हावी नहीं होने दिया। मैं जो करना चाहता था उन्होंने एंकरेज किया, और जो भी पीड़ा होती होगी उनको कि ये कोई नौकरी कर ले तो थोड़ा सेटल हो जाएगा, वो कभी मेरे ऊपर उन्होंने उसका आभास भी मुझे नहीं होने दिया। तो बस यही था, मतलब शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो। और उसके बाद ड्रामा स्कूल, और भोपाल में थिएटर किया, फिर ड्रामा स्कूल गया, और फिर मुंबई आ गया। जैसा कि आपने बताया कि आपके पिता को, सामान्यतः एक पिता को ये चिंता होती है कि बेटा अच्छी नौकरी कर ले और लाइफ में सेटल हो जाए, तो उसके लिए भी आपके दिमाग में कुछ रहा कि आपने एसएसबी का इंटरव्यू भी दिया, तो एसएसबी का इंटरव्यू क्या फौज में जाने के लिए दिया या पिताजी को ये बताने के लिए दिया कि मैं नौकरी करना चाहता हूँ? नहीं नहीं, नौकरी करना चाहता हूँ नहीं, मेरे अंदर खुद के अंदर एक गिल्ट था, क्योंकि मुझे लगता था अभिनय मेरी चॉइस है, मेरी व्यक्तिगत चॉइस है। और हम कोई बहुत संपन्न परिवार से नहीं थे, बिल्कुल संपन्न परिवार से नहीं थे, तो मेरे पास मुझे लगता है कि एक स्टेबल नौकरी एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास परिवार की ज़रूरत होती है। और मुझे खुद को भी एहसास था, क्योंकि हम लोग जो थिएटर, जो आर्टिस्ट होते हैं, एक्टर्स होते हैं, बेसिकली एस्केपिस्ट होते हैं। और इसका मुझे बहुत पहले से आभास था कि घर की जिम्मेदारियों से बचना हो तो आप थिएटर ज्वाइन कर लो, और आप घर वालों को ये आभास देते रहो कि हम कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि ये मेरे पिताजी को कम से कम ये एहसास होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो बाय चॉइस कर रहा हूँ, मजबूरी में नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने सीडीएस क्लियर किया। और एक अभी भी वो मन में मलाल है कि मेरे ज़्यादातर मित्र हैं वो फौज में हैं, और वो रोमांस तो हमेशा से रहा है फौज में जाने का। तो मैंने सीडीएस रिटन क्लियर किया, एसएसबी में गया, और उसी दौरान एनएसडी का भी इंटरव्यू था। तो सीडीएस मैंने क्लियर सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मेरे पिताजी को ये लगे कि ये कॉम्पिटेंट है, कर सकता है, लेकिन इसने चुना है ये प्रोफेशन। एंड उन्होंने हमेशा इस बात को एक्नॉलेज किया है, और बड़े गर्व के साथ एक्नॉलेज किया है, और अपनी तमाम इनसिक्योरिटीज़ को उन्होंने पीछे रखा, वो कभी मुझ पे जाहिर नहीं होने दिया। तो जब मैं सीडीएस के एसएसबी के लिए गया था, तब मैं सिर्फ थिएटर की बात कर रहा था, और जो ऑफिसर्स थे वो पूछ रहे थे तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मैंने कहा मैं सिर्फ अपने पिताजी को ये बताना चाहता था कि मैं कॉम्पिटेंट हूँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन बाय चॉइस मैं एक्टर बना हूँ। तो मैं थिएटर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये विधा मुझे पसंद है, और ये विधा मैं बहुत शाई हूँ, मुझे बहुत जिसको घर घुसा किस्म का इंसान हूँ, लेकिन जो ये विधा है ये मुझे एक्सप्रेस करने का एक बहुत कमाल का मौका देती है। तो इस वजह से मैंने सीडीएस दिया था जी। तो पिताजी को ये बताने के लिए कि मैं कॉम्पिटेंट हूँ और ये कर सकता हूँ, इस शर्मीले लड़के ने, मतलब उस समय का लड़का, ये लोग मेरी तरफ देख रहे थे जब मैंने शर्मीला लड़का कहा, तो सीडीएस भी क्लियर किया, रिटन एग्जाम भी क्लियर किया, लेकिन जो शौक था उसी को जीवन में चुना और आज आपके सामने हैं। 1995 में आपने स्वाभिमान सीरियल में एक रोल किया था, जो आपका मेरे ख्याल से टीवी पर पहला रोल था। एकनाथ का रोल था उसमें, कैरेक्टर रोल। उसके पहले एक सीरियल आता था ज़मीन आसमान, जो उसी कंपनी का था, प्लस चैनल का था। तो ज़मीन आसमान से शुरुआत हुई थी, और उसी दौरान उसी कंपनी का स्वाभिमान भी था। तो फिर लगभग दोनों साथ ही हुए थे, लेकिन स्वाभिमान में एंट्री हुई और ज़मीन आसमान उस समय बंद हो रहा था। तो कुछ एक एपिसोड करने के बाद वो बंद हो गया और स्वाभिमान चल रहा था जी। उस रोल ने आपको काफ़ी मतलब एक काम भी दिया और लोगों में आपकी एक पहचान भी बनी, लोग आपको जानने लगे उस रोल से। थोड़ा ही रोल था लेकिन अच्छा लगा शुरुआती दौर में।
उसके बाद 96 में द मेकिंग ऑफ महात्मा में भी आपने ऑडिशन दिया था? नहीं, वो मैंने पहले दिया था। मैं मुंबई असल में आया था, हमारे गुरु हैं पंडित सत्यदेव दुबे, तो उनकी वजह से मैं बॉम्बे आया था, और मैं आया था सिर्फ कि मेकिंग ऑफ द महात्मा का ऑडिशन दूंगा और उसके बाद वापस थिएटर करने चले जाऊंगा बस्तर। मैं बस्तर थिएटर करना चाहता था। मेरे प्रोफेसर थे, टीचर थे, खालिद तैयब जी, वो काम करते थे वहाँ पे। तो मैं उनसे मतलब मुझे लगता था मुझे इनके साथ ही काम करना है। लेकिन जब इस ऑडिशन के लिए मुंबई आया और मैंने जोगेश्वरी में कदम रखा, जोगेश्वरी ईस्ट एक जगह है मुंबई में, तो वहाँ पे आते पता नहीं क्या, और मुझे लगा मुझे शहर से जाना नहीं है कहीं। सिनेमा कहीं दिमाग में नहीं था, और उसका प्रमाण ये है कि मैंने मेकिंग ऑफ द महात्मा में नहीं हुआ, लेकिन श्याम बाबू की जो फिल्म है सरदारी बेगम, उसमें मुझे भूमिका मिली उसी दौरान। और उसके बाद मैंने 10 साल तक कोई सिनेमा नहीं किया, नहीं कर पाया, नहीं करना चाहता था। ये ऐसा सच है जो मुझे भी नहीं पता है क्या है इसमें, तो मैं जो भी बोलूँगा वो असल में झूठ होगा। जब भी आप पलट कर अपने अतीत को देखते हैं तो उसमें हमेशा एक रूमानियत ऐड हो जाती है, और सच कहीं उसके बीच में होता है, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन 10 साल तक मैं टेलीविज़न कर रहा था, और टेलीविज़न मुझे पैसे दे रहा था थिएटर करने के लिए, वो मुझे सपोर्ट कर रहा था, और मैं उतना ही टेलीविज़न करता था जितना मेरे खर्चे के लिए काफ़ी था, क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी नहीं। घर वालों ने कभी मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डाला, और उस तरह से एक तरह से मैं गैर जिम्मेदार भी था, क्योंकि मुझे लगा कि घर वाले तो प्रेम करते ही हैं, और जब आप अपने प्रेम को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो वो सबसे बड़ी मुझे लगता है गैर जिम्मेदारी होती है। मुझे लगता है प्रेम जो है उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है, आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले पाते। और ये तब मुझे एहसास हुआ जब मेरे पिताजी नहीं रहे और मेरी माता नहीं रही। सो मुझे लगता है कि जब भी आपके प्रिय आपके आसपास हों तो आप ये मानिए मत कि आप उनको प्रेम करते हैं, आप उसका प्रदर्शन भी कीजिए, कम से कम उनके लिए कोशिश कीजिए, एफर्ट कीजिए। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उनके जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जो आप उनसे कहना चाहते थे और तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो मैं सवाल से शायद भटक गया हूँ। नहीं, बिल्कुल ठीक है। सब लोग आप ही को सुनना चाहते हैं। और फिर 1996 से 2007 तक आपने फिल्मों में काम नहीं किया, टेलीविज़न में ही ज़्यादातर काम करते रहे। फिर 2007 में 1971 जो आपका फौजी बनने का सपना था जी, वो 1971 में पूरा हुआ, और फिर अय्यारी में आपको एक प्रमोशन भी मिल गया। जी जी। तो सरदारी बेगम में श्याम बेनेगल साहब के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और उसके बाद फिर और फिल्मों में अगले 3-4 साल तक बहुत ज़्यादा काम क्यों नहीं किया? क्या कोई विशेष कारण था या संघर्ष के दिन थे? नहीं, संघर्ष के दिन बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि मुझे थिएटर करना था। और मुंबई में पंडित सत्यदेव दुबे के साथ, सुनील शानबाग के साथ और बाकी जितने लोग थिएटर करते थे उनके साथ जो मेरी थिएटर की भूख है वो पूरी हो रही थी, और जो धन है वो टेलीविज़न से मिल रहा था, और मैं बहुत एम्बिशियस नहीं हूँ। तो और सिनेमा मेरे दिमाग में कभी था नहीं कि मुझे सिनेमा करना है और मुझे बड़े पर्दे पे आना है, वो कभी मेरे दिमाग में था नहीं। तो मैंने उस तरह से कोशिश भी नहीं की, और कुछ एक काम आए तो उसके लिए मैं बहाने मार गया। चूँकि अब उसको मैं एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो अगेन मुझे नहीं पता मैं क्या कारण थे। वो कारण भय हो सकते हैं, फेलियर का भय भी हो सकता है कि शायद मैं इस बात से डरा हूँ कि अगर मैं जाऊँगा और अननोन फील्ड है तो प्रॉब्ली अगर मैं फेल होता हूँ तो वो डिसअपॉइंटमेंट से शायद बच रहा था, या शायद मैं थिएटर के प्रति मेरी ज़्यादा श्रद्धा थी, वो कहीं बीच का सच होगा। तो मैं अगले 10 साल तक मैं सरदारी बेगम के बाद मैं थिएटर ही करता रहा, सिनेमा लगभग नहीं ही किया। टेलीविज़न मेरी रोज़ी रोटी चला रहा था, और जब मैं टेलीविज़न से ऊब गया तब जा कर के मैंने सिनेमा की तरफ रुख किया, और तब तक ब्याह भी हो गया था, जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। तो जाहिर है मुझे लगा कि अब तो भैया आप जो इंडल्जेंस है, जो आप 500-200 रुपये बैंक में रख के भी आप
खुश रह सकते हैं वो थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अब आपको काम करना पड़ेगा। और उसके बाद मैंने सिनेमा डिस्कवर करना शुरू किया। ब्याह भी आपने जब किया तो परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी? अद्भुत थी। हम हम बहुत डरे हुए थे क्योंकि इंटरकास्ट था। तो मैंने जब मैं अपनी पत्नी से मिला तो मैंने उनको ये कहा कि अब ये उम्र भागने की नहीं है कि हम बगावत करके भाग जाएं घर छोड़ के। तो मुझे लगता है कि मुझे अपने परिवार को कन्विंस करना पड़ेगा और वो बहुत मुश्किल नहीं था। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने बड़ों के बारे में हम एक जजमेंट बना लेते हैं कि ये पुराने ख्यालात के हैं। पता चलता है कि वो हमसे ज़्यादा इवॉल्व्ड हैं। तो जाहिर है उनके मन में डाउट्स रहे होंगे, संदेह रहे होंगे, कुछ हद तक दुख भी होगा, कुछ हद तक गुस्सा भी होगा, लेकिन वो सब उन्होंने वो प्रेम बड़ा था तो उन्होंने सबने हमको स्वीकार किया। और सब शादी में आए, सब लोग आए और आज हमारी जो पत्नी है वो हमारे परिवार की सबसे प्रिय हैं। और जहाँ पे जिस परिवार में, जिस गांव में बहुएं ससुर के सामने घूंघट करे रहती हैं, वहाँ पे वो बैठ के उनके साथ गपियाती हैं, जोक्स मारती हैं, वो हंसते हैं, वो कॉल करते हैं, वो बात करते हैं। और जो परिवार का जो इवॉल्व होना है, वो मेरे पिताजी हमेशा चाहते थे कि जो बहू आए वो पढ़ी लिखी हो। और उसका महत्व तब समझ में आता है जब पूरा परिवार इवॉल्व हो रहा होता है आपके साथ, अपनी सोच में एक विस्तार हो रहा होता है। और वो मैंने देखा अपने परिवार में। तो या आयशा रजा जी से आपकी पहली मुलाकात याद है आपको कब हुई और फिर इसकी शुरुआत कैसे हुई इस प्रेम कहानी की? मैं जो भी कहूँगा वो मुझे लगता है कि उनका जो इसमें जो वर्जन होगा वो अलग होगा। नहीं, हमें तो आपका वर्जन चाहिए। तो मुझे मैं भुलक्कड़ बहुत हूँ। तो पर उन्होंने मेरा एक नाटक देखा था, शक्कर के 5 दाने, जो मानव कौल साहब ने निर्देशित किया था और लिखा था। वो पहला नाटक था हम लोगों का साथ में। तो वो उन्होंने देखा था और वो कई साल पहले देखा था। उसके बाद मैंने उनका नाटक कई साल बाद देखा, करोड़ों में एक। और मुझे लगा ये कौन अभिनेत्री हैं। और उसके बाद हम लोगों ने साथ में एक नाटक किया, इल्हाम, मानव कौल का ही लिखा हुआ, निर्देशित किया हुआ है। वहाँ से कहानी शुरू हुई। और हमें लगा कि ये सही हैं, उन्हें लगा हम सही हैं, और बस। कितनी आसानी से, कितनी मासूमियत से आपने इस बात का जवाब दिया है। लेकिन इल्हाम आपके जीवन की एक बड़ी घटना है। इल्हाम ने आपके जीवन को बदल दिया, ऐसा आप मान सकते हैं, क्योंकि इल्हाम से ही आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई। और जी, मतलब जीवन को बदल दिया, वो बड़ी घटना है दोनों स्तर पे। क्योंकि वो जो नाटक है, जो मानव कौल साहब का लिखा हुआ नाटक है, वो नाटक अपने आप में अद्भुत नाटक है। और मानव के साथ मैंने बहुत सारे, हम लोगों ने ऑलमोस्ट 10-12 साल लगातार काम किए। और मैं लकी रहा हूँ कि वो हमेशा मुझे एक से एक किरदार देते गए हैं। और उनकी राइटिंग में जो पोइट्री है, वो आप लोगों में से अगर कुछ एक ने उनकी किताबें पढ़ी हों, कहानियाँ पढ़ी हों, तो आपको पता होगा जो भाषा है उनकी बहुत मॉडर्न है और उनके नाटक बहुत मॉडर्न हैं। तो वो इल्हाम जो नाटक था वो बहुत स्पेशल नाटक था। और ज़्यादा स्पेशल इसलिए भी है कि उसी में हमारी मुलाकात भी हुई, मेरी और आयशा की। और वो यात्रा अभी भी चल रही है। अद्भुत। क्या बात है, जोरदार तालियां। बीच बीच में आप लोग बातों में खो जा रहे हैं और तालियां बजती रहनी चाहिए, जिससे हमें भी लगे कि आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। जब आप रीवा में थे, फिर आप बेलगाम में मिलिट्री स्कूल में गए, वहाँ भी थिएटर आपने, जो स्कूल में था, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स था, उसमें भी पार्टिसिपेट किया। फिर भोपाल आए, भोपाल से आप दिल्ली एनएसडी गए, भोपाल में आपने ग्रेजुएशन किया, फिर बॉम्बे गए। तो कल्चरल डिफरेंस जो आपको दिखता है इन सभी जगहों में,
वो आपके थिएटर में, आपकी ओटीटी पे, आपकी वेब सीरीज में, आपकी फिल्मों में कितना रिफ्लेक्ट करता है, कितनी मदद करता है आपको इन सारी चीज़ों में? इनफैक्ट जो आपने जीवन जिया है, जो आप जीवन जी रहे हैं, वो आपके काम में रिफ्लेक्ट करता है, वो एक्सपीरियंसेस रिफ्लेक्ट करते हैं वो। और मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने गांव से लेकर के, कस्बे से लेकर के महानगर तक की यात्रा की है और मैंने वो सारा जीवन जिया है। कितना मैं उसका इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, प्रयोग कर पा रहा हूँ अपने काम में, ये तो दर्शक बता पाएंगे देखकर। लेकिन जो मेरी यात्रा है उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है। आपके परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप कई बार जब किरदार कर रहे होते हैं तो आपको एहसास भी नहीं होता कि कब आपके पिताजी उस किरदार में हैं, कब आपके रिश्तेदार उस किरदार में हैं, कब आपके मित्र उस किरदार में हैं। और कहाँ आपके जीवन में जो मेरे टीचर्स रहे हैं, स्पेशली मैं टीचर्स को बहुत बहुत क्रेडिट देता हूँ। जो मिलिट्री स्कूल में, ड्रामा स्कूल में जो टीचर्स हैं, आज मैं जो कुछ भी बना हूँ उसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे टीचर्स का है। एक हमारे टीचर, हिस्ट्री टीचर हुआ करते थे, तपन सर, ये मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। वो टीचर थे, हमारे हाउस मास्टर थे, पढ़ाते थे जो पढ़ाते थे, लेकिन हमारी नाइट रोल कॉल होती थी। बोर्डी में पढ़ते थे हम तो, एक नाइट रोल कॉल होती थी बच्चों को चेक करने के लिए। और वो उस रोल कॉल में आकर के वो कुछ बोलते थे 15-20 मिनट का, और वो उसने हमें बनाया है, उसने मुझे बनाया है, मेरी पर्सनालिटी को बनाया है। या दैट्स इट, सॉरी, एम्बैरसिंग है, ये बहुत एम्बैरसिंग है। नहीं नहीं, ये आपका सम्मान है अपने टीचर के लिए, अपने शिक्षक के लिए जिनसे आपने सीखा है। हम सभी आपकी इन भावनाओं का सम्मान करते हैं और उनको हम भी उसी प्रकार से नमन करते हैं कि उन्होंने एक इतना अच्छा इंसान, एक इतना अच्छा कलाकार हमें गढ़ के दिया है। और ये जो ग्रेटिट्यूड का भाव है सभी के मन में होना चाहिए। जीवन में सभी के गुरु, सभी के पिता, सभी के माँ, सभी के दोस्त, रिश्तेदार, बहुत से लोग होते हैं जो जीवन में आपके प्रभाव डालते हैं, और उनके प्रति हमारा ये ग्रेटिट्यूड हमेशा शो होना चाहिए। मैं आपकी इन भावनाओं का सम्मान करता हूँ और थोड़ा सा अब इससे हटूंगा ताकि हम कुछ और बातों की तरफ बढ़ें। गुलजार साहब की एक नज़्म है, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। क्या बात। जो शामें उनकी सोहबतों में कटा करती थीं, अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। मैंने ये नज़्म इसलिए सुनाई कि कुमुद मिश्रा को पढ़ने का बड़ा शौक है। कुमुद मिश्रा पढ़ते बहुत हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे, मेरे माध्यम से ये आप सभी लोग ये जानना चाहेंगे कि कुमुद मिश्रा क्या पढ़ते हैं और उस पढ़ाई का कितना लाभ मिलता है और समय कहाँ से निकालते हैं। ये 3 प्रश्न एक साथ हैं आपके लिए। ये बहुत ही एम्बैरसिंग बात है। मैं पढ़ता हूँ, जितना पढ़ पाता हूँ पढ़ता हूँ, लेकिन अद्भुत चीज़ है कि मैं सब भूलता जाता हूँ। मैं फिल्में देखता हूँ, भूलता जाता हूँ, पढ़ता हूँ, भूलता जाता हूँ, लोग भूलता जाता हूँ, सिर्फ भाव रह जाता है और घटनाएं छूटती जा रही हैं। और ये आज की बात नहीं है कि उम्र हो गई है तो घटनाएं छूट रही हैं, ये सालों से ये चल रहा है। कुछ वो जो इमोशन है वो रह पाता है। तो पढ़ने का शौक है, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ब्लैंक हो जाऊंगा कि क्या बता दूं। पर मेरे ख्याल से किसी भी शहरी अभिनेता के लिए, वैसे तो किसी भी व्यक्ति के लिए किताबों का जो योगदान है वो जब तक आप उनके साथ समय नहीं बिताएंगे आपको एहसास नहीं होगा। लेकिन अभिनेताओं के लिए तो ख़ास तौर पे बिना किताबों के, बिना पढ़े आप इवॉल्व नहीं हो सकते हैं।
स्पेशली शहरी अभिनेताओं के लिए, क्योंकि हमारे पास एक दूसरे को देने के लिए समय नहीं है। तो वो किताबें हैं जो असल में हमें जीवन देती हैं। तो मेरे ख्याल से वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, और मैं हर तरह की किताबें पढ़ता हूँ। पल्प लिटरेचर मैं नहीं पढ़ पाया बहुत ज़्यादा, बहुत शौक़ रहा, लेकिन चूँकि बचपन से ही ये दिमाग में भर दिया था कि ये ख़राब है, तो दुर्भाग्य से वो नहीं पढ़ पाया। पर वो भी सपना है कि एक बार मैं वो भी जो है ना वो भी विज़िट करूँ। और लेकिन या जी। तो ये तो एक तरह से ईश्वर की विशेष अनुकंपा है कुमुद जी के ऊपर कि वो घटनाएं भूल जाते हैं। जो लोग घटनाओं से चिपके रह जाते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और किताबें पढ़ने के बाद अगर उनके भाव रह जाते हैं तो किताबें पढ़ने का पर्पस पूरा हो गया। क्योंकि घटनाओं और दृश्यों को बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने भाव पकड़ लिए हैं जो लेखक लिखना चाहता है तो उतना पर्याप्त है। तो ये मेरे ख्याल से, ये आप कह रहे हैं कि बड़ा वैसी सिचुएशन है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ईश्वर की विशेष अनुकंपा है कि आप भाव ग्रहण कर लेते हैं और बाकी चीज़ें भूल जाते हैं। 2011 में रॉक स्टार आई और उसमें आपका एक बहुत अच्छा रोल था, खटाला। उस ये देखिए, खटाला भाई के नाम से आपको सभी लोग जानते हैं। एक बार जोरदार तालियां। उसका डायलॉग जो आप कह देते हैं कि मैं भूल जाता हूं, सच में भूल जाता हूँ, सच में। और अगर आप एक अभिनेता से कहेंगे कि वो जो संवाद जो उसने फिल्म में कहा था वो दोबारा बोल पाए, तो नहीं याद रहेगा अभी, तो वो बोल पाना असंभव है। क्योंकि वो एक सिचुएशन है, वो एक पर्टिकुलर मोमेंट है, उसके लिए आपने तैयारी की है, और वो एक समय है। और कोई भी कृति जो है ना वो उस समय का सच होती है। और जब बड़ा सिनेमा बनता है, कोई बड़ा उपन्यास होता है, वो समय के पार जाता है। तो वो समय के पार का सिनेमा है, जाहिर है। वो रॉकस्टार इतना खूबसूरत सिनेमा है कि जब भी पलट के आप देखेंगे तो वो आपको उतना ही ताज़ा लगेगा, क्योंकि उसमें अद्भुत बात है, उस सिनेमा में अद्भुत बात है। तो डायलॉग्स तो मैं नहीं बोल पाता हूँ। मैं एक एक्टर के तौर पर मुझे लगता है कि अभी चूंकि चर्चा हो रही तो मैं इतनी बात कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे कहें कि आप 5 मिनट ऑडियंस से बात कर लीजिए तो मैं 30 सेकंड भी नहीं बोल पाऊँगा। अब क्या करूँ, ये प्रॉब्लम है मेरे साथ। तो मतलब आपका प्रेम भी मौन की भाषा था। खैर, खटाना भाई कहते हैं, शिद्दत होनी चाहिए प्यार में, दर्द होना चाहिए। ये कोई प्यार व्यार नहीं है, कोई दिल का टूटना नहीं है, ओछापन है, ये ड्रामा है। टूटे हुए दिल से ही संगीत निकलता है। जब दिल की लगती है ना, टुकड़े टुकड़े होते हैं, तब आती है झंकार। शायद याद आया होगा। ये देखिए, ये जब भी आपको पंक्तियां याद रहती हैं, या आप जैसे मुझसे कई लोग मिलते हैं और दोहराते हैं, तो उसमें अभिनेता का उतना योगदान नहीं होता जितना उस राइटिंग का होता है, उसकी पोइट्री का होता है। तो जब भी कुछ खूबसूरत याद रह जाता है दर्शक को, अभिनेता का योगदान होता है, लेकिन उससे बड़ा योगदान हमेशा उस राइटर का होता है जिसने वो लिखी हैं पंक्तियाँ। उसमें जो पोइट्री है वो आपके अंदर ठहर जाती है और वो खूबसूरती है। तो या इट्स द राइटर। अब एक प्रश्न ये आता है कि एनएसडी से डिप्लोमा करने के बाद आप मुंबई पहुंचे, तो कैसे पहुंचे? क्या कोई कॉल आया या आपने खुद अपनी लाइन थिएटर को चुना कि मैं थिएटर करने मुंबई जाऊंगा, या टीवी करने जाना है मुझे मुंबई? नहीं, मैं मुंबई जाना ही नहीं चाहता था। मैं तो थिएटर करना चाहता था। मैंने रेपेट्री ज्वाइन किया, एनएसडी रेपेट्री, और 10 दिन बाद छोड़ दी। कुछ व्यक्तिगत मतभेद हुए मेरे, तो मैंने सोचा कि मैं ये नहीं करना चाहता। फिर मैंने बाहर थिएटर में मैं स्ट्रगल कर रहा था। एक वर्कशॉप ज्वाइन की, इंटरनेशनल थिएटर वर्कशॉप हो रही थी, वो भी कुछ जमी नहीं। उसी बीच में दुबे जी का फ़ोन आ गया कि आप आ जाइए, और मैं सिर्फ गया था कि कुछ दिन जा कर के वापस आ जाऊंगा, और मैं टिक गया। तो मुंबई में गया और मैं सिर्फ, मेरे दिमाग में सिर्फ थिएटर था।
तो मैंने लगातार मुंबई में थिएटर ही किया है ऑलमोस्ट, मतलब अभी भी कर ही रहा हूँ, लेकिन उस समय मेरे पास वक्त होता था और मैं जब शूटिंग करता था तो भी मैं टेलीविज़न वालों को बता देता था कि इस समय के बाद मुझे छोड़ दीजिए क्योंकि मेरी रिहर्सल्स हैं। और धन्यवाद है, उस समय टेलीविज़न उतना लिबरल होता था और इतना ऑर्गेनाइज्ड होता था कि आपके पास समय था करने के लिए। तो 8 घंटे की शिफ्ट होती थी और आप 6-7 बजे फ्री हो जाते थे, उसके बाद समय आपका है और आप थिएटर के साथ बिताते थे। जी, थिएटर आपने किया, फिर थिएटर की भाषा अलग होती है, फिर आप टीवी पे भी आपने टेलीविज़न पे काम किया। टेलीविज़न के दौर में, उस दौर में जब आपने टेलीविज़न में काम किया तब की भाषा अलग थी। फिर ओटीटी का दौर आया और बॉलीवुड का जो फिल्में आपने की हैं, इन चारों फ्रेम में भाषा में कितना परिवर्तन देखते हैं? और ओटीटी की जो भाषा है, उस भाषा में कुमुद मिश्रा अपने को कितना सहेज पाते हैं अपनी भाषा पे नियंत्रण रखने के लिए, या उस भाषा में अपने आप को ढाल लेते हैं? क्योंकि भाषाई परिवर्तन बहुत है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या महसूस हुआ? देखिए, टेलीविज़न, सिनेमा और ओटीटी जो है, इनका माध्यम एक है लगभग। स्केल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो एक्सप्रेशन का माध्यम है एक है। थिएटर थोड़ा अलग हो जाता है, थिएटर की भाषा थोड़ी अलग हो जाती है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज ऑफ कि ऑडियंस है, लाइव ऑडियंस है, इतना बड़ा समूह है, आपको सब तक बात पहुंचानी है, तो वो एक अलग भाषा हो जाती है। टेलीविज़न और सिनेमा जहाँ तक है वो बहुत इंटीमेट है और आप कैमरा आप तक आ रहा है, आपको नहीं जाना पड़ रहा है, रीच आउट नहीं करना पड़ रहा है। तो या मेरे ख्याल से मैं जो कहना चाहता था वो मेरे जहन से निकल ही गया। या आएगा याद तो मैं बताऊंगा फिर। तालियां थोड़ी कम है। कई बार हम सोचते सोचते और इतनी जल्दी भूल जाए तो और भी अच्छा है। तो हम भाषा पे बात कर रहे थे कि वेब सीरीज की जो भाषा है और फिल्मों की भाषा है, थिएटर को हम किनारे करते हैं, और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो आजकल भाषा इस्तेमाल हो रही है, इन तीनों में आप क्या अंतर महसूस करते हैं? क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो हम वेब सीरीज देख रहे हैं उसकी भाषा बिल्कुल अलग है। तो इसमें आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? क्या ओटीटी पर आप सहज हैं? जितना काम मैंने किया अब तक, जो काम मैंने किया उसमें तो मैं सहज रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों के साथ किया उनकी एक तरह की सेंसिबिलिटी थी, तो वो शायद मेरे से मैच कर रही थी। ये कहने के बाद भी मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जो एक्सप्रेस करने का माध्यम है आपके पास, जो आप जिस तरह से अपनी बात कहना चाहते हैं, आपको पूरा अधिकार होना चाहिए उस तरह से अपनी बात कहने का। उसमें अति होगी, उसमें फुहड़ता भी आएगी, लेकिन फुहड़ता भी बहुत सब्जेक्टिव है। फुहड़ता बहुत बहुत सब्जेक्टिव है। हम एक समाज के तौर पे कुछ नियम बनाते हैं, कुछ दायरे बनाते हैं जिसके तहत हम ऑपरेट करते हैं, जिससे हम किसी और को तकलीफ न दें, किसी और को हर्ट न करें। और वो एक रिस्पॉन्सिबल समाज जो होता है उसकी पहली शर्त होती है कि वो अपने आप ये तय करे। मुझे लगता है कि एक समाज के तौर पर ये जिम्मेदारी नागरिक के ऊपर छोड़नी चाहिए, और अगर कोई बहक रहा है तो उसके लिए कानून है जहाँ पे उसका निवारण वही होना चाहिए। लेकिन अगर किसी को लगता है कि वो फूहड़ता से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और वो चल रहा है, तो समाज उस फूहड़ता को देख भी रहा है। मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूँ या नहीं बनना चाहता हूँ, वो मेरी पर्सनल चॉइस है। लेकिन अगर मुझसे कोई कहेगा कि क्या आप चाहते हैं कि उनको बंद कर दिया जाए, उनके ऊपर बैन लगा दिया जाए, मुझे लगता है कि वो नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह के एक्सप्रेशन पे बंधन नहीं होना चाहिए। अगर वो एक्सप्रेशन लाइन क्रॉस कर रहा है तो उसके लिए हमारे पास कानून है, उस कानून का सहारा लेना चाहिए और उस पे बात होनी चाहिए। हम बहुत असहिष्णु हो रहे हैं एक समाज के तौर पर। मुझे लगता है कि हमको थोड़ा सा रीच आउट करना चाहिए एक दूसरे से,
एक दूसरे से संवाद स्थापित करना चाहिए। वो संवाद की कमी होती जा रही है, उसका बहुत बड़ा कारण ये मोबाइल है, जो हमको इतना अपने अंदर डालता जा रहा है कि हम एक दूसरे से, वही गांव जहां मैं जाता था और जब मैं घर जाता था तो पूरा गांव इकट्ठा होता था, अब जब मैं जाता हूं तो मैं अपने आप को अकेला पाता हूं, क्योंकि सब अपने घर में, अपने टीवी में, अपने मोबाइल में, अपने इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस में इतने बिजी हैं, किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है, क्योंकि किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारे मॉडर्न समाज की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, जो ये बढ़ती जाएगी। जब हमें एक दूसरे से संवाद करने के लिए कोशिश करनी पड़े तो इससे बड़ी त्रासदी नहीं हो सकती है, क्योंकि हमें एक दूसरे की ज़रूरत महसूस कम होती जाए। तो सॉरी, जो सवाल था, जो भाषा है, जो भाषा हमेशा, अगर आप पुराना सिनेमा देखेंगे तो वहाँ पे साहित्य बहुत बहुत कमाल का अपना एक, जिसको कहते हैं मेजर रूप में, क्योंकि जो राइटर्स थे वो पढ़े लिखे थे। तो आप जब भाषा सुनेंगे तो उसमें एक संगीत है। तो भाषा समाज का रिफ्लेक्शन, हमारा समाज बदल रहा है आजकल। आप कोई भी भाषा देखिए, हिंदी हो, उर्दू हो, अंग्रेजी हो, सब भाषाएं जो है ना अपना अर्थ खोती जा रही हैं। अब हम सिर्फ इमोजीज में बात करना पसंद करते हैं, मैं भी उसका शिकार हूं। हम अगर कोई गुजर भी जाएगा तो हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम चले जाएं। RIP काफी है, रेस्ट इन पीस, एक 3 शब्द जाते हैं और हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। तो उसी तरह से टेलीविजन, स्पेशली OTT पे, क्योंकि OTT एक तरह की फ्रीडम देता है समाज को, एक तरह की फ्रीडम है। अब उस फ्रीडम का बहुत लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। होपफुली जब लोग देखना बंद करेंगे तो उन्हें रियलाइज होगा कि नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग देख रहे हैं, तो हमें भी इवॉल्व होने की जरूरत है एक समाज के तौर पे। तो क्या आप अपनी फिल्में और अपनी सीरीज जिनमें आप अपना रोल करते हैं, तो उनको खुद भी देखते हैं और अपनी फिल्मों को खुद देखते हैं, अपने वेब सीरीज को खुद देखते हैं और उसको रियलाइज करते हैं कि कहीं कुछ सुधार करना है, या खुद नहीं देखते हैं? बहुत कम देखता हूँ, बहुत कम देख पाता हूँ अपने आप को, क्योंकि अपनी शक्ल अपनी परफॉर्मेंस देखना सिर्फ आपको खामियां दिखती हैं। तो मैं ट्रस्ट करता हूँ निर्देशक के ऊपर, वो जो मैं मॉनिटर भी नहीं देख पाता शूट के समय, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं देखूंगा और मुझे उसमें सिर्फ समस्याएं ही दिखाई देंगी। तो निर्देशक है जो सिनेमा बना रहा है, वो दुनिया देख रहा है, उस दुनिया में मैं कहाँ फिट होता हूँ, तो वो डिसाइड करता है। फिल्म बनने के बाद मैंने रॉक स्टार, आप विश्वास नहीं करेंगे, रॉक स्टार में फिल्म देख पाया था बनने के 4 साल बाद। मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने कोई बहुत अच्छा काम किया है, मुझे घबराहट हो रही थी, और 4 साल बाद मैं पूरी फिल्म देख पाया था, और तब मुझे लगा मैंने ठीक ही काम किया है। तो लेकिन कुछ फिल्में जो इंडिपेंडेंट फिल्में होती हैं, जहाँ पे आपकी जिम्मेदारी एक अभिनेता के तौर पे बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स हैं, वो पैसा लगा रहे हैं, तो आप ज़रूर उस फिल्म को प्रमोट करने के लिए बहुत बार देखते हैं। वो ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है, किसी का पैसा लगा है। लेकिन बहुत बहुत रेयर मैं अपना काम देख पाता हूँ। थोड़ा टुकड़ा देखता हूँ कि सही सुर है कि नहीं। बहुत कुछ हमें आसपास से मिल जाता है कि क्या हुआ, ठीक हुआ कि नहीं हुआ। क्या बात है, तालियां थोड़ी कम आ रही हैं। कुमुद नाम कई बार लगता है कि कुमुद मिश्रा, कुमुद का मतलब होता है श्वेत कमल, सफेद कमल। अपने नाम से कभी कोई दिक्कत हुई, कभी कोई कॉल आया हो कि कुमुद जी हैं? बहुत बार हुआ है। जो कुमुद है वो नॉर्मली पुरुषों का नाम नहीं होता है, तो बहुत बार कंफ्यूजन में लोग मुझे कुमुद मैम से बात हो सकती है, और मुझे अच्छा ही लगता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे। सुंदर नाम है आपकी, जो आप अपना जो आपका जो नाम होता है ना, आप वैसे होते जाते हैं।
क्या बात है, तालियां बजाइए। तो क्योंकि देखिए ये श्वेत कमल तो हैं बिल्कुल साफ और स्वच्छ मन के, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत ही एक देखिए शर्मीला स्वभाव। निश्चित रूप से इस मतलब फिल्म फेयर में भी आप नॉमिनेट हो चुके हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए। 2-3 इंटरनेशनल अवार्ड्स में भी नॉमिनेशन हुआ है। हम चाहेंगे कि 2024 में आपको एक अच्छा अवार्ड इंदौर की तरफ से, सब लोग दिल से दुआ करेंगे कि आपकी एक्टिंग को मिले। इतने अच्छे इंसान के लिए इंदौर के लोग निश्चित रूप से दुआ करेंगे। देखिए क्या है कि जो अवार्ड्स है ना, वो जाहिर है किसी भी कलाकार के लिए उनके काम का एक्नॉलेजमेंट होता है कि आपने अच्छा काम किया है। लेकिन अगर किसी भी कलाकार के लिए अवार्ड कहीं भी सबकॉन्शियस में भी है तो वो आपके काम पे असर करता है। मेरी जो यात्रा है वो यात्रा एक फिल्म से ख़त्म नहीं होती है, एक टेलीविज़न सीरियल से ख़त्म नहीं होती है, एक नाटक से ख़त्म नहीं होती है। वो लर्निंग का एक प्रोसेस है जो लगातार चल रहा है। एंड आई एम इवॉल्विंग एज एन एक्टर, एज अ पर्सन। एक व्यक्ति के रूप में, एक कलाकार के रूप में मैं इवॉल्व हो रहा हूँ। उस इवोल्यूशन में अवार्ड बहुत कहीं पीछे हैं। लेकिन आप लोग काम देखते हैं, आप लोगों को काम पसंद आता है, आप लोग सराहते हैं, वो अद्भुत है, वो बल है किसी भी क्रिएटिव आर्टिस्ट के लिए, राइटर के लिए, पेंटर के लिए, एक्टर के लिए, म्यूजिशियन के लिए। सो फॉर दैट, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगभग 30 वर्षों से थिएटर कर रहे होंगे, 30-32 बरस हो गए। मध्य प्रदेश के थिएटर आर्टिस्ट जो इसमें काम कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर इंदौर में बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट हैं, कई बार वो कंटिन्यूटी ब्रेक करते हैं, कई बार काम मिलता है, नहीं मिलता है। तो थिएटर में किन चीज़ों की प्रतिबद्धता की और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें और अपने काम को करते रहें? और पहले तो आप कोई भी काम अगर कर रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं, सिनेमा कर रहे हैं, टेलीविज़न कर रहे हैं, म्यूजिशियन हैं, राइटर हैं, जो भी हैं, आपको पहले तो अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या ये इतना ज़रूरी है मेरे लिए और मैं क्यों करना चाहता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ क्यों करना चाहता हूँ, कितनी ज़रूरत है। अगर वो ज़रूरत है आपकी तो आपका काम आसान हो जाएगा। क्यों का अगर आप जवाब दे पाते हैं तो। दूसरी चीज़ मुझे लगता है अगर आप थिएटर कर रहे हैं, मैं थिएटर कर रहा हूँ तो मैं थिएटर के लिए कर रहा हूँ, करता रहा हूँ। मेरे पास कोई एट द बैक ऑफ माई माइंड ये भी नहीं था कि नहीं सबकॉन्शियस में कि नहीं मुझे सिनेमा करना है इसलिए मैं थिएटर कर रहा हूँ। मैं थिएटर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एज अ फॉर्म वो मुझे एक्साइट करता है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि अगर आप थिएटर सिर्फ इसलिए भी कर रहे हैं कि आपको सिनेमा करना है, आपको टेलीविज़न करना है, आपको कुछ और करना है, बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल आप कीजिए। लेकिन जब तक आप वो कर रहे हैं एक ऑनेस्टी से कीजिए, क्योंकि अगर वहाँ ऑनेस्टी आप नहीं दिखाएंगे तो वो ऑनेस्टी कहीं और नहीं दिखेगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो काम कर रहे हैं उसको उसी ऑनेस्टी के साथ कीजिए, उसी सच के साथ कीजिए जिस सवाल का जवाब आपने दिया है अपने आप को। जी, इधर से कोई प्रश्न? हाँ, एक प्रश्न पहले। नहीं, बिल्कुल आप वहीं रुक जाइए, माइक आप तक पहुंचेगा। हेलो सर, आपने नज़रअंदाज फिल्म में जो किरदार किया है वो असली ज़िंदगी में आपने कहाँ से उठाया, उसके लिए आपने क्या तैयारी? क्योंकि पहली बार ऐसा किरदार लगा जिसमें आपने काला चश्मा पहनना मुनासिब नहीं समझा, बिना काले चश्मे पहने वो रोल किया है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस होते हैं। जब भी आप अपनी प्रक्रिया के बारे में, प्रोसेस के बारे में बात करना शुरू करेंगे तो वो थोड़ा मतलब वो एक्टर को आना चाहिए, वो बात करना आना चाहिए। मैं नहीं कर पाता हूँ, ये मेरी कमज़ोरी है, तो वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। पहले हमारी फूफी थी, वो ब्लाइंड थी, विजुअली इम्पेयर्ड, ब्लाइंड कहना गलत होता है, विजुअली इम्पेयर्ड थी।
और वो आती थी घर, बहुत समय उनके साथ बीता है, और बहुत सारे और इन्फ्लुएंसेस हैं जो मैंने अपने जीवन में देखे हैं, वो सब कॉन्शियसली मेरे साथ थे। लेकिन जब तैयारी के प्रोसेस में एक नाटक मैंने किया था कौमुदी, अभिषेक मजूमदार साहब के साथ, उसमें इस तरह की भूमिका थी जिसके लिए हमने बहुत रिगरस उस ब्लाइंडनेस को खोजने की कोशिश की। ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जब आप बात करेंगे तो बहुत हल्के होते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं क्या ही बता पाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर इन्फ्लुएंसेस की बात करेंगे तो ये इन्फ्लुएंसेस रहे हैं मेरे। जी, आप रीवा में अपने पैतृक गांव में घर भी बनवाया है आपने शायद। जी जी। बॉम्बे में रहते हुए रीवा जाना कितना होता है कि आपने वहाँ पे घर बनाया? आप बॉम्बे में भी बड़ा घर बना सकते थे, क्या इसका कभी घर में विरोध नहीं हुआ कि जहाँ कभी जाना नहीं है वहाँ घर बनाना क्यों है, कम जाना होता है? जी बिल्कुल विरोध हुआ। तो उसका और बनाने के पीछे जो लॉजिक है और जो फिलॉसफी है वो मैं चाहूंगा कि एक बार आप सबको बताएं। देखिए, बहुत मज़ेदार चीज़ क्या है, मज़ेदार चीज़ क्या है कि मेरा गांव मेरे साथ है, उसकी मेमोरी है। वो गांव वो नहीं है जो गांव में जिया हूं। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वो ज़मीन बदलती जा रही है और वो छूटता जा रहा है मुझसे, और मैं उसको किसी तरह पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। उस पकड़ने का ये प्रयास है। काफ़ी विरोध हुआ, और राइटली सो, और मेरे मन में भी कई बार डाउट्स आए। असल में हमारा घर है, पैतृक घर है, चाचा माँ रहते हैं, पिताजी हैं नहीं, माताजी हैं नहीं। तो जब पिताजी नहीं रहे तो उन्होंने एक घर बनवाया था और वो आधा अधूरा सा बना हुआ था, और मुझे लगा इसको मुझे पूरा करना है। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि ये मैं कैसे, मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरे लिए बहुत आसान है। अब मुंबई इतना बिजी शहर है कि आपकी मेमोरी ऐसे ही आप छूट जाती है। तो मुझे लगा ये मुझे इस ज़मीन से अपने बच्चे को, अपने कज़न्स को जोड़े रखने के लिए एक घर ऐसा बनाना पड़ेगा जहाँ पे वो आए, उनके आने की इच्छा हो, और भले ही वो जो आप जहाँ पैदा होते हैं ना उसकी एक सुगंध होती है, उसकी एक स्मेल होती है, वो स्मेल जा चुकी है। लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू इट। मेरा जहाँ मैं पैदा हुआ था वो कच्चा मकान था, कच्चा घर था, वो सपाट हो चुका है, और मैं सिर्फ जाके वहां बैठना चाहता हूं कि मैं यहां था, ये मेरी जमीन है। आई नो मेरा बच्चा कभी जाएगा, मतलब वो जाता है, वो रेगुलरली जाता है और बाई चॉइस जाता है। हम फोर्स नहीं करते, मैं फोर्स नहीं करता, क्योंकि हम जब अपनी अगली जनरेशन को फोर्स करते हैं कि आप ये देखो ये हमारा जिया है, तो हम उसको बांध रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको अपनी उड़ान उड़ने दीजिए, उनको अपनी यादें बनाने दीजिए, उनको अपना जीवन जीने दीजिए। लेकिन मैं उस मेमोरी को पकड़े रहना चाहता हूँ, तो अच्छा ही लगता है, कोशिश करता हूँ जब भी मौका मिलता है मैं जाता हूँ, कुछ दिन रहता हूँ, और खालीपन होता है क्योंकि जाहिर है कोई नहीं है, चाचा हैं, चाची हैं, लेकिन और कोई नहीं है। तो मेरी कोशिश सालों से है कि सारे कज़न्स को बुलाऊं, हम लोग साथ बैठें, यूं ही बैठें और रिलीव करें मेमोरीज। बस वही कोशिश है। आज जब ये न्यूक्लियर फैमिली का दौर है तो उसमें परिवार को, अपने कजिन्स को, सबको बांधे रखना, और अपने पैतृक गांव को, निश्चित रूप से पिता ने उसको शुरू किया था और आपने उसको पूरा किया है, तो उसमें एक भाव है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मैसेज जाएगा यहाँ सभी के लिए। अगला सवाल अगर कोई। जी सर नमस्ते सर। ये कहाँ से आवाज़ आई? हाँ जी सर इधर से आई। सर मेरा नाम अरविंद है, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मतलब जिस तरह से आप उठे हैं सर, मतलब नॉर्मल एक गांव से मतलब बहुत ऊपर गए हैं, उसी तरह मैं भी एक छोटे से गांव से हूँ। कोई मुझे पहचानते नहीं, मैं 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ सर।
वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ सर, और मेरा भी सपना है कि मैं कुछ करूँ, पर मुझे कोई जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। मैं नेल आर्ट हूँ, स्टोन आर्ट हूँ, और अद्भुत आर्ट मतलब चित्रकला के लिए जाना जाता हूँ सर। मैंने 7,000 लोहे की कीलो से अभिनेता अक्षय कुमार की तस्वीर बनाई है, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है सर। पर मैं अपनी बात अक्षय सर तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं सर, क्योंकि मैं एक छोटी सी फैमिली से हूं और मेरा लिंक इतना बड़ा नहीं है कि मैं उन तक पहुंचूं। तो मैंने यहाँ का वो देखा तो मुझे लगा कि ये प्लेटफॉर्म है जो मेरा एक रास्ता बनेगा अक्षय सर तक मुझे पहुंचाने का। बिल्कुल तो ठीक सर- है, सोशल मीडिया के ज़माने में तो आप बहुत आसानी से चीज़ों को पहुंचा सकते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इसमें मेरा थोड़ा सा अलग टेक है। जी सर। जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, अगर मैं उसमें अपनी यात्रा खोज रहा हूँ तो वो संपूर्णता है। अगर मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ, दूसरों के एक्नॉलेजमेंट के लिए कर रहा हूँ, तो उसमें दुख ही दुख है, क्योंकि उसमें हमेशा आपको कुछ एक लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि तुम तो बकवास काम कर रहे हो, कुछ कहेंगे अद्भुत काम कर रहे हो। आप अपने आप को पहचानो और आप जो काम कर रहे हो आप उसको अपने लिए कीजिए और दुनिया एक्नॉलेज करेगी। बिल्कुल लेकिन सर। अगर आप दुनिया के लिए करेंगे तो आप हमेशा उस अपेक्षा के उसमें मारे जाएंगे। आपको लगा ओ इतना किया अभी तक नहीं किया हैं। मुझे लगता है कि मैं जैसा हूं, मैं तो अपने आप को ऐसे ही देखता हूं कि मैं अपना काम कर रहा हूं और ये बाई प्रोडक्ट है। सफलता असफलता ये बाई प्रोडक्ट है। इट कैन नॉट बी माई जर्नी। माई जर्नी इज कि मैं जो काम कर रहा हूं उसको मैं अपने आप को कितना मैं उसमें कंप्लीट कर पाता हूं और कितना, और हर बार जब मैं कुछ करता हूं कुछ कमियां ही दिखती हैं। तो वही जर्नी है भाई, ये लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी। बिल्कुल सर। थैंक यू। सर मुझे अक्षय ये जी तो नहीं को- पता कि मैं अक्षय सर से कब मिलूंगा। मेरा एक सपना है, पर मैं आपसे तो आप मिल ही बनिए, चुका हूँ, आप आपसे तो बनिए। मिल ही चुका हूँ सर। आप बनिए, किसी और से मिलने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। तो आप अपने आप से मिलिए, अद्भुत हैं आप। सर आपके साथ एक फोटो हो जाए, ये मेरा मतलब एक आगे बढ़ने के लिए एक बूस्ट मिल जाएगा सर। बिल्कुल ताकि- आगे होंगे फोटो। अक्षत जी को माइक दीजिएगा इधर। प्रणाम। मैं अभी शुरू से सुन रहा हूँ और आपने एक बात कही बीच में कि सिर्फ जो हमारे बड़े हैं जो चले जाते हैं उस उनके प्रति सिर्फ एहसास नहीं होना चाहिए, प्रदर्शित भी करना चाहिए। मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ये सब आपसे प्यार ही करते होंगे, इसीलिए 1 घंटे से बैठ के सुन रहे हैं। तो वैसे ये बनता नहीं कि मैं ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी बोलूँ, इसलिए मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। अगर आप सब बोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और वो जो प्रदर्शित करने वाली बात है, तो कुमुद भैया वी लव यू। थैंक यू सो मच। we all love I you love too. you. I love you, know that. तो हम सब Thank ये you so बात एक much. साथ बोल सकते हैं? तो बोलिए, आप इतने सारे लोगों को माइक की जरूरत थोड़ी ना, एक साथ बोलिए। Thank you. I love you too, guys. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, सर मेरा नाम आवेश है। अभी जैसे कि सर ने बोला कि आपने बोला कि प्रदर्शित करना चाहिए, तो अभी बैठे बैठे आपको सुना तो मैं बॉलीवुड में 2 शब्द देखता हूँ। एक तरफ आपको देखता हूँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी, वो दूसरी तरफ आप समझ सकते हैं। तो मैंने अभी 4 लाइन लिखी बैठे बैठे कि तुम्हारे ज़मीर पर हमारा वजूद काफ़ी है, तुम्हारे ज़मीर पर हमारा वजूद काफ़ी है, तुम्हारे लश्कर पे हम खुद काफ़ी है। वो सारा का सारा बॉलीवुड एक तरफ, वो सारे बॉलीवुड पे हमारे कुमुद काफ़ी है। इसमें मैं सिर्फ 2 चीज़ जोड़ूंगा। जब हम एक स्पेस में होते हैं हम दूसरों को जज करते हैं, उनके खाने पे जज करते हैं, उनके पहनने पे जज करते हैं, उनकी सुविधा पे जज करते हैं, उनके स्टेटस पे जज करते हैं। हम सब, मैं भी उसका हिस्सा हूँ। तो मैं चूंकि बोल रहा हूँ तो मैं बड़ा नहीं हो जाता हूँ। जब हम किसी का बड़ा घर देखते हैं तो हमें ईर्ष्या होती है। जब हम किसी की फिल्म 1000 करोड़ 100 करोड़ होती है हमें उससे तकलीफ होती है। हम छोटा काम करते हैं, हमें लगता है कि अरे ये बहुत प्रतिभावान है और वहाँ क्यों नहीं है, वो क्यों वहाँ है। जो जहाँ है
वो इसलिए वहाँ है क्योंकि उसने मेहनत की है, वो डिजर्व करता है। सो लेट्स नॉट, हम एक दूसरे को एक दूसरे से तुलना ना करें, हम अपनी यात्रा में चलें और वो अद्भुत है। यही कमाल का कला की यही बात है। कला कुश्ती नहीं है ना कि एक को तो पटकना ही है, नहीं, हम साथ बह सकते हैं। भैया प्रणाम। एक बड़ा पर्सनल सवाल है मेरा, पता नहीं क्योंकि काम को लेकर नहीं है, जगह को लेकर है, कि रीवा जैसी जगह को बिलोंग करके इंटर रिलीजन मैरिज कैसे पॉसिबल किया आपने? क्योंकि मुझे लगता है कि वही मैंने जो पहले कहा, हमें लगता है कि जो समाज है वो बहुत क्रूर है। कुछ लोग होंगे भी, लेकिन वो इसलिए नहीं होंगे क्योंकि मूलतः क्रूर हैं, मूलतः दकियानुसी हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि वो एक हमारी कल्चरल वो है जिसको कहते हैं ना, हम उसको बांधे रखना चाहते हैं। मुझे नहीं पता मैं इसका जवाब कैसे दे पाऊंगा, पर जब आप एक सही व्यक्ति से मिलते हैं और आपको लगता है कि आपको अपना जीवन के साथ बिताना है और आपका उसमें कन्विक्शन है, तो बाकी लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। प्रॉब्ली शायद मेरा परिवार उतना, हालांकि सब वहीं से हैं और तकलीफ भी होगी, लेकिन सब राज़ी हो गए। मैं लकी भी हूँ, बहुत लोग उतने लकी नहीं होते हैं। पर मुझे लगता है कि ये जो है ना, ये जहाँ आपका प्रेम है, आपको वो कोशिश तो करनी पड़ेगी। आप अगर ये सोचेंगे कि नहीं ये बंधन है और ये समाज क्या कहेगा, कैसे होगा, हम बहुत अपने अंदर जाते जा रहे हैं। वी नीड टू रीच आउट, हमको खुलना पड़ेगा। हमको दूसरे धर्म से हम हमेशा अपना मेरा इससे थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा। जब हम दूसरे को सुनेंगे, दूसरे के विचारों को सुनेंगे, तब तो हमें समझ में आएगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे ही नहीं पता थी, उन्हें भी पता है, और एक तरह का संवाद होगा, और संवाद बहुत ज़रूरी है। मैं फिर भटक गया, लेकिन दैट्स द ओनली आंसर मेरे ख्याल से। वैसे सवाल काफी देर बाद आया, ये सवाल पहले आना चाहिए था। इधर और कोई सवाल किसी का? ये नमस्कार कुमुद जी। नमस्कार। आपने गांव की चर्चा की और उस माहौल की चर्चा की, तो मैं भी अपने उत्तर प्रदेश के गांव अकबरपुर के पास पहुंच गया और मन भावुक हो गया। बहुत प्यारे इंसान हैं आप। और मैं कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूं कि ये अवार्ड शो को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कई बार ये आरोप लगते हैं कि अवार्ड्स खरीदे जाते हैं। इस पर आपके क्या विचार हैं? और कई बार ये भी होता है कि नए टैलेंटेड लोगों को मंच नहीं मिल पाता है कुछ मोनोपोली के कारण। तो समझ गया। पहली बात तो जो अवार्ड्स हैं वो, जैसा मैंने पहले कहा, एक्नॉलेजमेंट है आपके काम का। अब अवार्ड्स कुछ को मिलते हैं, कुछ को नहीं मिलते हैं। जिनको मिलते हैं वो प्रसन्न होते हैं, जिनको नहीं मिलते हैं उनको शिकायत होती है। ठीक है, अवार्ड देने वाले भी इंसान हैं, उनके अपने बायसेस हैं, उनके अपने लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं। तो अगर आपका केंद्र अवार्ड है तो तकलीफ तो है जीवन में, अगर वो केंद्र नहीं है तो तकलीफ नहीं है। दूसरी चीज़ ये है जो मोनोपोली है अभिनेताओं को लेकर के, काम को लेकर के, मैं इससे कतई अग्री नहीं करता हूँ। मैं रीवा से, जैसा कि अभी तक चर्चा हो रही थी, मैं रीवा से मुंबई गया हूँ, मेरे पास कोई नहीं था और मैं वहाँ पे अपना जीवन निर्वाह कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, और लाखों लोग कर रहे हैं उसी इंडस्ट्री में। हम 5 लोगों को गिन करके जजमेंट पास करते हैं, और वो जो 5 लोग जिनके बारे में हम कहते हैं, उनके पिता भी बाहर से आए थे और उन्होंने भी वही संघर्ष किया है। हम ये भूल जाते हैं। और मैं आज इस इंडस्ट्री में हूँ, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, उसी माहौल में है। कल अगर वो बनना चाहता है और वो करना चाहता है, तो मैं क्या उसको कहूँगा कि बेटा ये मत करो, तुम
तुम कुछ और कर लो, नहीं, वो उसकी चॉइस है। एंड बिलीव मी, जो जहां पहुंचा है, आर्ट है, कला है, इसमें अगर आप सफल होते हैं तो अपनी प्रतिभा से होते हैं, नहीं होते हैं तो नहीं होते हैं। हाँ, कुछ एक को मौका जल्दी मिलता है, कुछ एक के लिए मौका आसान होता है, लेकिन उसकी सफरिंग उनके पिता ने, उनके माँ ने वो सफरिंग भोगी है। मेरे पिताजी ने मेरे हिस्से का दुख पीड़ा भोगी है, तब मैं आज यहाँ पहुंचा हूं। मेरे परिवार ने वो सब झेल के मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। तो मैं एक, जिसको कहते हैं, एक कुएं में रह के नहीं सोच सकता। हम ये नहीं सोच सकते कि अच्छा वो जिसको कहते हैं कि वो तो उनके बेटे हैं, उनकी बेटियां हैं, तो उनको आसानी से मौका मिल जाता है। ऑफ कोर्स मिलेगा मौका, क्यों नहीं मिलेगा, और क्यों नहीं मिलना चाहिए मौका। आप उनके पिता की, उनके माँ की हिस्ट्री देखिए, किस तरह से वो छोटे से गांव से आए थे। किसी भी अभिनेता को ले लीजिए, किसी भी अभिनेता को ले लीजिए, किसी भी कलाकार को ले लीजिए, अगली जनरेशन उसके आगे जाएगी। अगर जाएगी तो सरवाइव करेगी, नहीं जाएगी तो नहीं सरवाइव करेगी। दैट्स इट। सही, बिल्कुल सही बात है, जोरदार तालियां। और मैं लिट चौक के ये सीईओ धरा पांडे जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक बहुत ही अच्छे इंसान से आज उन्होंने हम लोगों को रूबरू कराया। एक ऐसा इंसान जिसने खुद मेहनत की, मेहनत के साथ साथ संतुष्टि का भाव, एक ग्रेटिट्यूड उन सभी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने गुरुजनों के लिए, सभी के लिए है। तो एक इतने अच्छे इंसान, एक इतने अच्छे कलाकार से मिलवाने के लिए मैं लिट चौक को धन्यवाद देता हूं और कुमुद जी का आभार व्यक्त करता हूं कि वो हम लोगों के बीच में आए और उन्होंने अपनी बहुत सारी पर्सनल बातें भी शेयर की। ये हम सबका सौभाग्य है कि एक बहुत अच्छे इंसान से हमारी मुलाकात हुई। आप कुछ कहना चाहती हैं? मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी आपने बात की थी कि फैमिली में जब बैठते हैं तो सबके पास अपने फ़ोन होते हैं, टीवी होती है। मैं जॉइंट फैमिली को बिलोंग करती हूँ और बहुत प्राउड फील करती हूँ इस चीज़ पर, और बहुत लकी भी। लेकिन कभी कभी हम भी वो चीज़ फील करते हैं। और मुझे अभी आपने जैसे ये कहा कि लोगों को एक दूसरे की शायद ज़रूरत नहीं है, पर मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि शायद ज़रूरत तो है, रियलाइजेशन और वो सेंसिटिविटी नहीं है। और मैं आपका एक्सटेंडेड व्यू इस चीज़ पर चाहती हूँ। प्लस मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि एज जैसे आपके चिल्ड्रंस हैं, तो कभी कभी ये होता है कि पेरेंट्स नहीं, बच्चे चाहते हैं कि वो बात करें, बट उनके पेरेंट्स के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मोबाइल है, बहुत सारी जगह ऑक्यूपाइड है। तो वो उस गैप को हम कैसे थोड़ा कम करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं, एक कदम कैसे बढ़ा सकते हैं, उस पर आपका व्यू चाहती हूँ मैं। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत मुश्किल सवाल है। इसका जवाब उतना ही मुश्किल है। मुश्किल से मुझे सवाल पूछने मिला है। क्योंकि ये ऐसा सवाल है जो असल में जिस पे पीएचडी की जाएगी। देखिए, मुझे नहीं पता, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। मैं थिएटर करता हूँ तो मेरे पास जवाब यही है कि फाइनली एक समय ऐसा आएगा कि लोग संवाद के लिए नाटक देखने आएंगे कि जिंदा लोग आपस में संवाद कैसे करते हैं। मेरा बेटा है, 14 साल का है, और जाहिर है वो सारी चीज़ें जिनसे पूरा यूथ प्रभावित होता है। यूथ क्या बोले, हम प्रभावित हैं, हम खुद। हमारे लिए बड़ा अच्छा होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि हम सारी जो अपनी कमियां अपने अगली जनरेशन के ऊपर छोड़ देते हैं। मैं आज कह रहा था कि हम एक नाटक है हमारा, उसमें बड़ी खूबसूरत लाइन है कौमुदी में जो अभिषेक साहब ने लिखी, अभिषेक मजुमदार ने, कि हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए कम उम्मीद और ज़्यादा सामान छोड़ जाते हैं। सो प्रॉब्लम वो है। मेरा बेटा, मैं अपने पर्सनल अनुभव की बात करूं, मेरा बेटा कुछ भी घटता है तो वो मेरी पत्नी से सब शेयर करता है, और हम लकी महसूस करते हैं कि वो बात कर रहा है हमसे, संवाद कर रहा है हमसे। इसके लिए बहुत एफर्ट की ज़रूरत है, दोनों तरफ से बहुत एफर्ट की ज़रूरत है, थकाने वाले एफर्ट की ज़रूरत है। इनफैक्ट किसी भी संबंध को बनाए रखने के लिए, चाहे आप पति पत्नी हो, पिता पुत्र हो, कोई भी संबंध हो, बनाए रखने के लिए एफर्ट की ज़रूरत है। सो एज अ सोसाइटी वी नीड टू मेक दैट एफर्ट।
इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। वैसे इसमें एक छोटा सा सबमिशन है कि अगर लगता है कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, बात नहीं कर पा रहे हैं और हम अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, कोशिश करिए, ज़बरदस्ती जाइए, एक दो बार, हाँ एक दो बार जाइए, बात करने की कोशिश करिए। अगर बात नहीं हो पाती है तो एक लेटर लिखिए और वो लेटर उनके पास छोड़ दीजिए। मोबाइल पे मैसेज मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि वो मैसेजेस के बीच में दब के चला जाए, बट लेटर लिखिए। लेटर लिखना बंद हो चुका है, उसमें हम फीलिंग्स के साथ लिखते हैं और अपनी पूरी बात लिख पाते हैं। तो लेटर लिख के अपने पेरेंट्स तक वो बात पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां कुमुद मिश्रा के लिए, जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद और हम सभी पूरे इंदौर वासी आपका आभार प्रदर्शन करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आनंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद।